कार्यवाहक प्राचार्य का मुझे चार्ज दिया गया, उससे अनर्गल मेरे बारे में बयानबाजी करना कि उन्होंने कहा है कि माननीय मंत्री महोदय के गुर्गे सीके गौतम से मुझे जान माल का खतरा है। मैंने ये बताया हूँ कि मैंने कुछ भी, आप सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, सही चेक कर लीजिए, उनके बारे में कभी एक अपशब्द किसी से नहीं बोला है मैंने, न कोई जान माल को खतरा है। जब जान माल का खतरा था तो पुलिस में जाते, वो ऊपर लेटर क्यों लिख रहे हैं? और माननीय मंत्री महोदय पर जो आरोप लगाए हैं वो सर्विस नियमावली का घोर उल्लंघन है। कोई भी छोटा कर्मचारी बड़े पर नहीं लगा सकता है। वो तो मंत्री जी की तरिया लिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें, मंत्री सस्पेंड करके 2 घंटे के अंदर जेल भेज सकते हैं उन्हें। उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए और प्राचार्य निवास में अवैध रूप से बिजली जला रहे हैं, जो लड़कियों के हॉस्टल से जारी, जिसका पे लड़कियां कर रही हैं। फर्जी स्टाफ क्लब को एनओसी देकर जो प्रमाण पत्र जारी किया उसे अब भी जस्टिफाई कर रहे हैं, और अपनी सर्विस बुक में जो उन्होंने एंट्री कर रखी है गलत ढंग से, यूजी का एक्सपीरियंस है और 19 साल का पीजी का एक्सपीरियंस दिखा दिया है। और जो इन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की हैं, साइकिल स्टैंड में 540 रुपये हर छात्र से ले रहे हैं, चाहे वो साइकिल ला रहा है नहीं ला रहा है। फर्जी डिमांड पर सामान मंगा रहे हैं, फर्जी डिमांड पर बिना टेंडर के करोड़ों की खरीद फरोख्त कर ली है। करोड़ों के बड़े उपकरण बिना ई टेंडर के, बिना प्रॉपर प्रक्रिया खरीद लिए हैं। 61 लाख का कैश विड्रॉल बीआरआर अकाउंट से शिक्षकों के नाम एडवांस के रूप में उन्होंने हस्ताक्षरित किया है। मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी जांच का विषय है। करोड़ों में, 2.5 करोड़ों में 2 साल में उन्होंने जो घपला किया है वो जांच में 2-4 दिन बाद आपके सामने आ जाएगा। इनके हाथ से किए गए फर्जीवाड़े, लग रहा है कि फर्जीवाड़ा करने के लिए, कूटनीतिक दस्तावेज बनाने के लिए ही अंडा शुक्ला पैदा हुए जाने जाते हैं पूरे यूपी में। सर, जितनी भी बात आपने बोली सभी आपने आरोपों में बोली, कोई भी जांच में कोई भी बात से बिल्कुल जांच में हमने ढूंढी है। ये हमारे जांच रिपोर्ट, कल हमने जांच रिपोर्ट भेज दी प्रमुख सचिव को, डायरेक्टर साहब को, माननीय मंडल आयुक्त को। उसमें ये जांच में हमने पाया है, ये फैक्ट्स हैं, इनके प्रूफ है हमारे पास, हमने आरोप नहीं लगा रहे। साइकिल वाला जो स्टैंड वाला मामला है वो जांच में चल रहा है या उसकी पुष्टि है? जांच में चल रहा है, अभी पुष्टि तो है ही है। वो तो आप अकाउंट निकालिए साइकिल स्टैंड वाला, आपको पता चलेगा कै लाख रुपए साल और कितने लाख रुपए महीना आ रहा है। वो शुरुआत से जो आरोप लगाते रहे कि मंत्री जी अपने बेटे की नियुक्ति के लिए दबाव बना रहे हैं, गलत लगा रहे हैं। आगरा कॉलेज के प्राचार्य को नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है, आयोग से नियुक्ति होती है। सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में 20,000 रुपये महीने में कोई करने नहीं आएगा। और जिस नियुक्ति पे मैंने दिखवाया, जिस नियुक्ति पे मंत्री जी के बेटे ने अप्लाई किया था, वहाँ इंटरव्यू देने ही नहीं आए। वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। वो हाईली क्वालिफाइड है, मैंने पता किया तो उससे पता चला लड़का PhD नेट है। झूठे आरोप लगा रहे हैं वो केवल साधु अपने आप को संत दिखाना चाह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। मैं भर्त्सना करता हूँ इसकी। और आगरा कॉलेज प्राचार्य के पास शिक्षक नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है, सेल्फ फाइनेंस में कोई आएगा नहीं। आउटसोर्सिंग में 40 लोग रखे गए, यस, बहुत बड़ा घोटाला भूल रहा हूँ मैं। 40 लोग रखे गए, तथ्य जांच में आए, भेजिए जांच मैंने प्रमुख सचिव को, मंडल आयुक्त को। उसमें 25 लोग अपने रिश्तेदारों बुला के रखे गए, 15,000 रुपये महीना, 16,000 रुपये पेमेंट दिखा रहा है, 8,000 पेमेंट दिया जा रहा है उनको। और कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। चारों तरफ रिकॉर्ड दिखवाया मैंने, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब जिस तरह से हाई कोर्ट से वो स्टे लेकर आए हैं और उनको नियुक्ति नहीं मिल रही, तो ये कंटेम्प्ट में श्रेणी में आता है या नहीं? बिल्कुल, ये तो हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे, कंटेम्प्ट करेंगे। अब मैं तो बता तो रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूँ। जो भी शासन का, प्रशासन का, मैनेजमेंट का आदेश होगा, मुझे सर्वधार्य स्वीकार है, वो वैसा करूँगा। सर, आगरा कॉलेज में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, इसमें आप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। जैसे पहले बात करें तो साइकिल स्टैंड है, उसको लेकर लाखों का पैसा जो छात्रों जमा कराया गया था, लेकिन वो पैसा कहाँ है, इसके बारे में आप जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको, इसलिए कि आपने हमें हमारे ऊपर लगे आरोपों से अवगत भी कराया और साथ ही हमारा स्पष्टीकरण भी आप चाहते हैं। तो मीडिया का आप जो वास्तविक दायित्व है उसको निभा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, पार्किंग शुल्क का मैटर जो अभी आपने बताया, तो पार्किंग शुल्क हमारे मैनेजमेंट के द्वारा मीटिंग करके और सभी छात्रों से समान रूप से 1.5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लिए जाना तय किया गया है। उसमें प्राचार्य का व्यक्तिगत कोई भी न तो हस्तक्षेप है और न ही प्राचार्य की कोई लिप्सा है। वह पार्किंग शुल्क हॉस्टल के फी के साथ जोड़ा गया है। कारण यह है कि हमारे हॉस्टल्स जिन पर कोई अनुदान सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है और जिनके कर्मचारियों को भी पेमेंट कॉलेज के द्वारा किया जाता है, तो हमारी आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं रही हैं कि हम हॉस्टल्स का मेंटेनेंस कर पाएँ और उसके साथ ही साथ
कॉलेज की प्रबंध समिति विकास कार्यों के लिए कुछ भी शुल्क निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होती है। तो कॉलेज की प्रबंध समिति ने उसे निर्धारित किया है और वह कॉलेज का पैसा है, व्यक्तिगत न किसी प्राचार्य का पैसा है न किसी व्यक्ति का पैसा है, और उसका उपयोग कॉलेज के हित में किया गया है। आप जाके देख सकते हैं कि छात्रों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बड़ी सुंदर की गई है, सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किया गया है और गर्ल्स पार्किंग को तो टीन शेड से ढका भी गया है और आगे भी यह प्लानिंग थी कि सभी पार्किंग को बहुत अच्छा किया जाए। जी सर, इसके अलावा ये भी आरोप था कि जो पैसा है हाँ। वो आपके किसी निजी बैंक अकाउंट में देखिए, आरोप लगाने वाले को साक्ष्य के साथ आरोप लगाना चाहिए। हमारे जितने अकाउंट हैं हम आपको दे सकते हैं, आप उसमें चेक भी कर सकते हैं और कॉलेज के अकाउंट में पैसा गया है इसकी भी प्राचार्य जी, जो कार्यवाहक प्राचार्य वर्तमान में है, इनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि यह कोई भी शब्द कहें तो नाप तौल कर कहें। सारे खाते इनके पास हैं, उसको देखा जा सकता है, तो इसमें एक भी पैसे का कोई भी हेरफेर नहीं है। सर, इसके अलावा इलेक्ट्रिक की बात करें, इलेक्ट्रिक बिल जो है आप अपना कनेक्शन नहीं करवा रहे, इलाकों का बिल बकाया है वो अगर कोई बिल बकाया है तो कृपया हमको उसकी सूची दे दें। प्राचार्य के लिए आवास की व्यवस्था मैनेजमेंट ने की है और यह पूर्व से चली आई है। मैं तो यहाँ 500 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मुझे यहाँ की किसी व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैनेजमेंट ने जब हमें ज्वाइन कराया है तो उसके साथ ही हमें आवास भी उपलब्ध कराया है और जैसा आवास उन्होंने उपलब्ध कराया है हम वैसे ही आवास में रह रहे हैं। एक भी किसी भी सुख सुविधा अथवा किसी भी चीज़ का हेरफेर मैंने नहीं किया है। उनका ये भी आरोप था कि आपने अपना कनेक्शन नहीं लगवाया, अपना मीटर नहीं लगवाया। प्राचार्य आवास पर जो पहले से कनेक्शन था वही कनेक्शन चल रहा है, मुझे नहीं मालूम है कि वो किस तरह से चलता है। यह मैनेजमेंट के द्वारा निर्धारित होता है, इसके लिए व्यक्ति विशेष उत्तरदायी नहीं है, मैनेजमेंट ने यह सोचा। जी सर, भर्ती जो डेली बेसिस वालों की भर्ती की गई थी, तो बताया आप अपने क्षेत्र के लोगों को आपने यहाँ अपॉइंट किया है। अगर वो चाहे तो हमें सूची दे सकते हैं, हम देखें कि किन लोगों की हमने नियुक्तियां की हैं। वैसे आपको हम बता दें कि हमारे हाथों से 19 नए हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने ज्वाइन किया है। वो उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित हुए हैं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। BA LLB में जिन 17 लोगों को जो है नियमित चयन प्रक्रिया के द्वारा ज्वाइन कराया गया है, उसमें भी चयन समिति उत्तरदायी है, आप देख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्षेत्रीय व्यक्ति यहाँ पर हमारे हाथों से नियुक्ति नहीं पाया है इस आधार पर कि वो क्षेत्रीय हो। जी सर, इसके अलावा ये एक और भी आरोप था कि जो स्टाफ क्लब उसको लेकर आपने एक नया स्टाफ क्लब बना दिया था, तो इन लोगों में आपस में दिक्कतें होने लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये निराधार आरोप है और केवल प्राचार्य को अनावश्यक जो है इसमें घसीटा जा रहा है। स्टाफ क्लब शिक्षकों का संगठन है, शिक्षकों की सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वह बना हुआ संगठन है। कुछ लोग जो स्टाफ क्लब में नहीं रहना चाहते हैं उन्होंने हमसे नए स्टाफ क्लब के लिए अनुमति लिया है, इससे अतिरिक्त मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। इसके अलावा सर और भी कई गंभीर आरोप आप पे लगाए जा रहे थे कि जो धरना प्रदर्शन यहाँ करा था उसमें भी कई गंभीर आरोप आप पे लगे। देखिए, धरना प्रदर्शन का जो स्वरूप होता है वो सब जगह एक ही जैसा होता है, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ सुशिक्षित व्यक्तियों का हो और चाहे बिल्कुल ही निरक्षर व्यक्तियों का हो। तो धरने प्रदर्शन पर जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं अगर उसके साथ वो साक्ष्य दें तो अच्छा होगा, और केवल निराधार बातें करना उपयुक्त नहीं है। जी सर, इसके अलावा एक और आपने कोई नोटिस जारी किया था कि विज्ञप्ति निकाली थी कि मुझे डर है, और देखिए वो मैं फिर से आपको स्पष्ट कर दूं कि दिनांक 10 फरवरी 2024 के शासन के एक आदेश के द्वारा हमें निलंबित करने का आदेश आयुक्त महोदया के पास आया और उन्होंने 13 फरवरी के अपने आदेश के द्वारा हमें निलंबित किया। जिस दिन से निलंबित मुझे किया गया उस दिन से हमें व्यक्तिगत रूप से धमकियां मिल रही हैं और हमें और हमारे परिवार को अनावश्यक प्रताड़ित किया जा रहा है। आप अभी आते समय अगर गौर न किए हो तो जाते समय गौर कर लीजिएगा, हमारे प्राचार्य आवास पर हमारी पट्टिका हटा करके CK गौतम साहब ने अपनी पट्टिका लगा ली है, जिससे यह स्पष्ट है कि वो कितनी दुर्भावना से ग्रस्त है। इसके अतिरिक्त पानी कटाने की, बिजली कटाने की धमकियां रोज आए दिन हमें मिलती हैं।
दो एक बार तो कुछ लोग भेजे गए थे। तो जब मैंने एडिशनल कमिश्नर साहब से और आरएचईओ साहब से शिकायत की तो जाकर के वह प्रक्रिया रुकी। इसके अतिरिक्त भी बारंबार यह प्रयास हो रहे हैं। हमारे आवास पर एक भी कर्मचारी नहीं है, जबकि इतना बड़ा आवास असुरक्षित है। तो मैं जो है अपने व्यक्तिगत प्रयासों से आवास की सुरक्षा कर रहा हूँ, पेड़ पौधों की भी व्यवस्था में कर रहा हूँ। तो और साथ ही हमारे आवास पर आने वाले हर एक व्यक्ति की वहाँ पर जो है हर व्यक्ति को चिन्हित किया जाता है और उसे व्यक्तिगत तौर पर बुला करके धमकाया जाता है और उसके सामने हमें गालियां दी जाती हैं। और ये कहा जाता है स्पष्ट रूप से कि मंत्री जी ने कहा है कि यह व्यक्ति हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए आगरा में। तो ऐसा नहीं है। मैंने भी अपने शिक्षक साथियों से और कर्मचारियों से जो सुना है उसके आधार पर मैं 500 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आया हूँ। और यह भारत एक संवैधानिक व्यवस्था में चलने वाला देश है। हम एक नागरिकता वाले लोग हैं। क्या हम कहीं दूर से आए हैं तो हमें यहाँ रहने का अधिकार नहीं है? तो ये जो कर रहे हैं, मैं मान सकता हूं कि मंत्री जी नहीं कर रहे होंगे, इन्हीं लोगों की अपनी वाणी होगी, लेकिन ये लोग नाम हमेशा मंत्री जी का ही लेते हैं। जी, इसके अलावा सर कुछ और कहना चाहेंगे आप? आपने हमें डॉक्टर सीके गौतम के द्वारा की गई प्रेस विज्ञप्ति भेजी है। अगर आपके पास समय हो तो मैं उसके एक एक बिंदु पर आपको एक एक पंक्ति में अपना स्पष्टीकरण दे दूं, क्योंकि आपके माध्यम से हमारा भी वक्तव्य जनता तक पहुंचना चाहिए। देखिए, आपने जो हमें आज प्रेस विज्ञप्ति भेजा है उसमें पहला जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि हमने भ्रष्टाचार किया है, हमारे ऊपर गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हैं। तो मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि जब से मैं आया हूं तब से हमारे पीछे कुछ लोग शिकायतें कर रहे हैं और वो फर्जी शिकायतें हैं। और उन फर्जी शिकायतों पर 4 बार जांच हो चुकी है। पहली बार आरएचईओ के द्वारा, दूसरी बार कासगंज राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा, तीसरी बार एक समिति के द्वारा और चौथी बार उस समिति के निर्णयों पर कमिश्नर महोदया के द्वारा जांच की जा चुकी है। उनमें से किसी भी जांच में किसी भी वित्तीय अनियमितता को पुष्ट नहीं किया गया है। केवल और केवल तीसरी जांच में, जिसमें केसी वर्मा साहब जॉइंट डायरेक्टर वो उसके अध्यक्ष थे और इन लोगों से, यहाँ के लोकल लोगों से तालमेल रखने वाले एक वीके अग्रवाल साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल आरबीएस कॉलेज, वो भी उसके सदस्य थे। तो इन लोगों ने शिकायती पत्रों से भिन्न विषयों को भी शिकायत में जोड़ करके अनावश्यक आरोप लगाना चाहा, यद्यपि वह आरोप भी इनके पत्रों से भी पुष्ट नहीं हो रहे हैं। और बाद में कमिश्नर महोदया से जब शासन ने यह कहा कि आप प्राचार्य का स्पष्टीकरण प्राप्त करके अपने मंतव्य से हमें अवगत कराएं, तो उन्होंने भी 20 दिन गहन जांच की है और प्रत्येक बिंदु पर उन्होंने अपना मंतव्य यह इस रूप में दिया है कि प्रथम दृष्टया किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है। तो पहली चीज तो यह है कि हमारे ऊपर किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता का कोई साक्ष्य अभी तक शासन को नहीं मिला है और इस आधार पर हमारा निलंबन वास्तव में इल्लीगल है। और इसीलिए हमने उच्च न्यायालय में शरण ली और उन्होंने हमारे इस बिंदु को निलंबन को स्टे किया है। और आपको बता दें कि 1 मार्च 2024 के आदेश के आधार पर वर्तमान प्राचार्य अवैध रूप से प्राचार्य पद पर काबिज है, ये हमको चार्ज नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारा कोर्ट के द्वारा आदेश के माध्यम से यह दायित्व है कि हम प्राचार्य पद पर बने रहें। दूसरा, इन्होंने अर्हता संबंधी काफ़ी बातें कही हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं और बहुत सारे और भी अर्हता को लेकर के आरोप लगाएं। तो मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआत से ही ये शिकायतें करते रहे कि हमारे पास जो 15 वर्षों का अनुभव है वह नहीं है और हमारे शैक्षणिक अभिलेख समुचित नहीं है। दोनों बातों पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं 8 मार्च 2002 से नियमित रूप से आयोग के द्वारा चयनित शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा हूं। तो मेरा जिस समय चयन हुआ था उस समय मेरी जो कुल शैक्षणिक अवधि रही थी वह 17 वर्षों से अधिक थी, केवल 15 वर्षों की अपेक्षा थी। शैक्षणिक अभिलेखों की जहाँ तक सवाल है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने
1990 में हाई स्कूल, 92 में इंटर, 95 में बीए, 97 में एमए और उसी के साथ ही नेट, उसी के अगले एग्जाम में जेआरएफ और उसके बाद 2004 में मैंने अपनी पीएचडी सबमिट की है। बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस और 4 फर्स्ट क्लास हमारा कैरियर रहा है और बीए और एमए में हमने विश्वविद्यालय को टॉप भी किया है और 1997 के जून में अपीयरिंग नेट निकलना, उस समय नेट बड़ा कठिन एग्जाम माना जाता रहा था, उस समय मेरा अपीयरिंग नेट निकलना अपने आप में प्रमाणित करता है कि हमारी योग्यता कैसी है। 400 अंक एपीआई के आवश्यक थे, न्यूनतम थे उस प्राचार्य पद की अर्हता में और मेरे 495 से अधिक एपीआई थी। तो कहां से ये योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। फिलहाल 3 स्तरों पर स्क्रीनिंग हुई है। पहले अभिलेखों को छांटा गया था और उसके बाद रिटन टेस्ट हुए थे और उसके बाद इंटरव्यू हुआ था और उन तीनों स्क्रीनिंग को पास करके हमने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने हमें प्रथम स्थान दिया है। मैंने स्वयं से प्रथम स्थान नहीं छीना है। तो मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगाना उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर, सरकार की प्रक्रिया पर, सरकार की ईमानदारी पर आरोप लगाना है। तो मैं इस पर और क्या कहूँ। उसके अलावा कुछ एक रिट भी पेंडिंग है, तो जो भी डिसाइड होगा वो सब जुडिस है, तो माननीय न्यायालय के द्वारा डिसाइड होना चाहिए। इसमें व्यक्ति का इस तरह का अभिकथन मुझे लगता है कि न्यायालय की अवमानना है। जी। तीसरा, इन्होंने नियुक्ति के पूर्व अपने शैक्षणिक अभिलेख नियोक्ता आगरा कॉलेज प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया, ऐसे आरोप लगाए हैं। तो मैं फिर स्पष्ट कर दूं आपको कि यह कार्य भी मेरा नहीं है, यह कार्य भी शिक्षा निदेशालय का है। शिक्षा निदेशालय जिनकी नियुक्तियां होती हैं उनके प्रपत्र संबंधित कॉलेजेस को भेजता है और उसके आधार पर वो ज्वाइन कराता है। हमारी नियुक्ति से संबंधित प्रपत्र कॉलेज में आए और उसके आधार पर तत्कालीन हमारे अध्यक्ष कमिश्नर महोदय श्री अमित गुप्ता जी ने हमारे लिए पत्र निर्गत किया और हमने 23 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया। इसमें किसी तरह की किसी मैनिपुलेशन की कोई संभावना ही नहीं है। चौथी बात, इन्होंने सेवा नियमावली से आबद्ध है और मिथ्या आरोप नहीं लगाने चाहिए और निलंबन के उपरांत माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के लिए जो कुछ भी हमने अपने जान माल के खतरे के विषय में कहा है उसको इन्होंने दुर्भावना मानी है। तो मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि यदि मुझे वर्तमान प्राचार्य और उनके साथ कार्य कर रहे कुछ लोगों और माननीय मंत्री जी से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो इन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी जान माल का कोई खतरा नहीं है। भाई, हम 500 किलोमीटर से यहाँ पर आए हुए हैं और हमें आप टेरराइज कर रहे हो, तो क्या हमें इतना भी कहने का अधिकार नहीं? क्या हमें अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है? दूसरी चीज, आप न्यायालय का स्टे ऑर्डर आने के बाद भी आज 19 तारीख हो गई है, 1 मार्च का निर्णय आया हुआ है। 3 मार्च तक मैंने सारे संबंधित जगहों पर उसकी सत्य प्रतियां भी पहुंचा दी हैं। आज तक हमें ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। क्या इससे बायस्ड क्लियर नहीं हो रहा है? क्या आपको 10 तारीख का पत्र आया था और 13 तारीख को आपको पद दे दिया गया था और हमारा 1 मार्च को निर्णय आया हुआ है जो सबके ऊपर प्रभावी है और आज मुझे 19 दिन हो गए हैं। इन 19 दिनों में हमारे साथ यह अन्याय हो रहा है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, हमको टेरराइज किया जा रहा है, हमको एकाकी कर दिया गया है, हमारे यहाँ आने जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उन्हें डांटा जा रहा है, उनके सामने हमें गालियां दी जा रही हैं। तो क्या इसे मैं क्या मानूं? ये स्वयं मेरी जगह अपने आप को रख करके सोचे तो शायद ज्यादा अच्छा इसमें ये वक्तव्य दे सकते थे। और फिर खरीद फरोख्त का मामला, खरीद फरोख्त की बात इन्होंने की है, तो मैं समझता हूं कि 13 फरवरी 2024 से आप कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में हैं और मुझे जितना जानकारी है कि आपने बरसर ऑफिस में 3 फोटो स्टेट मशीनें लगा करके सारे अभिलेखों को देखा है, जाना है, फोटो स्टेट कराया है और उनको इधर उधर भी किया है। ये मुझे पुख्ता जानकारियां हैं और इसकी शिकायत भी मैंने यद्यपि माननीय आयुक्त महोदया से किया भी है। तो अगर मेरे विरुद्ध किसी भी तरह की अनियमितता है, खरीद फरोख्त में कोई भी दिक्कत है, तो उसको सामने प्रकाशित करें। 4 बार जांच हो चुकी है, 5वीं बार जांच करना इनके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या टिप्पणी करूं? मैंने पहले भी सारे साक्ष्य इसमें दिए हैं।
और जो और भी चीजें इन्होंने साक्ष्यों से संबंधित बोर्ड ऑफ ट्रस्ट को लेकर के जो कुछ भी कहा है, तो मेरा तो सीधा सा कहना है कि हमारा बोर्ड ऑफ ट्रस्ट हो, मैनेजमेंट कमेटी हो, हमें तो उसका आदर करना है, हमारे लिए वो सम्मान्य है, वो हमारे ऊपर है, तो हमें उस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता है। और मैं और भी इसमें कोई खास चीज नहीं देख पा रहा हूँ। केवल और केवल अनावश्यक रूप से हमारे ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मानहानि तो हमारी हो रही है। लोग मुझे, भाई मेरा क्षेत्र हो, लोग मुझे जाने, लेकिन यहाँ मुझे तो नहीं जानते, यहाँ तो मुझे मेरे कृत्यों से ही जाना जाएगा, और मुझे बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, ये एक मैं समझता हूँ कि सामाजिक अपराध है। इससे इन लोगों को दूर रहना चाहिए और तत्काल हमें ज्वाइन कराना चाहिए, क्योंकि मेरे पक्ष में कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। बहुत बहुत धन्यवाद।